चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज कैपिलैरिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, 4 या फिर 3 मार्क का डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मतलब क्या? कैपिलरी ट्यूब है ना, कैपिलरी ट्यूब मतलब क्या, ये सबसे पहले समझो। कैपिलरी ट्यूब मतलब ऐसी ट्यूब, ऐसा पाइप, ऐसी ट्यूब जिसका जो बोर है ना, जिसका बोर है वो काफी छोटा है, मतलब उसका डायमीटर जो है वो बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही छोटी ट्यूब लाइक दिस, है ना, बहुत ही छोटी सी जगह से लिक्विड को जगह है ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे आने के लिए। तो ऐसी जो ट्यूब है, ऐसी जो पाइप है जिसका डायमीटर बहुत ही कम है, जैसे मान के चलो अपने बाल के इतना डायमीटर है ना, हमारा जो सर के बाल है उसके कंपैरिजन में उसका डायमीटर है इतना छोटा सा बोर, है ना, ये जो डायमीटर है उसको हम लोग, ये जो ट्यूब है इसको बोर भी बोलते हैं, है ना, मतलब उसके अंदर की जो जगह है लिक्विड को जाने के लिए उसको हम लोग बोर बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल, वेरी स्मॉल बोर मतलब वेरी स्मॉल डायमीटर या फिर वेरी स्मॉल रेडियस, तो ऐसे ट्यूब को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। और ये जब कैपिलरी ट्यूब हम लोग लिक्विड्स में डुबाते हैं, जब ये कैपिलरी ट्यूब है ना, कैपिलरी ट्यूब मतलब कैसी ट्यूब जिसका बोर साइज बहुत ही छोटा है, जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा है, तो ऐसी जब कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना, हम लोग लिक्विड्स में डुबाते हैं, तो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर अपने आप ही लिक्विड ऊपर चढ़ने लगता है, या फिर कोई कोई लिक्विड के अंदर लिक्विड नीचे जाने लगता है। तो ये जो राइजिंग और फॉलिंग ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब व्हेन वी इमर्स इट इनटू द लिक्विड इज नोन एज कैपिलैरिटी एक्शन या फिर कैपिलैरिटी। क्या बोलते कैपिलैरिटी को? जब आप कैपिलरी ट्यूब किसी लिक्विड में डुबाते हो, व्हेन यू इमर्स कैपिलरी ट्यूब इनटू द लिक्विड, अपने आप ही लिक्विड राइज होना चालू हो जाता है उस कैपिलरी ट्यूब में। सो राइज और फॉल, कोई कोई लिक्विड में नीचे भी जाता है ना, ऐसे लिक्विड जो सॉलिड को पार्शियली वेट कर सकते हैं, जैसे वाटर वगैरह हो गया, तो वो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ते हैं। और ऐसे लिक्विड्स जो सॉलिड को गीले नहीं करते, जैसा मर्क्यूरी हो गया, तो वहां पे कैपिलरी ट्यूब जब आप इंसर्ट करोगे तो यहां पे ये नीचे जाता है, ये देखो ये नीचे गया, ठीक है ना, कैपिलरी ट्यूब के अंदर का लिक्विड नीचे गया। लेकिन जहां पे जिस लिक्विड में, है ना, जैसे 2 प्रकार के लिक्विड्स हमने देखे, विच कैन वेट द सॉलिड्स, विच कैन नॉट वेट द सॉलिड, है ना, पार्शियली वेट बोलो या फिर फुल्ली वेट कर सकते हैं, है ना, सॉलिड को गीला कर सकते हैं वाटर के जैसे। तो यहां पे कैपिलरी ट्यूब डुबाने के बाद कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या होगा, लिक्विड राइज होगा। ये देखो h हाइट से ऊपर चला गया, अपने आप ही चले गया, ठीक है ना, यहां पे देखो h हाइट से नीचे आ गया। तो ये जो राइज एंड फॉल है, द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलैरिटी। तो कैसे डिफाइन करोगे कैपिलैरिटी को? राइज और फॉल इन द कैपिलरी ट्यूब इज नथिंग बट कैपिलैरिटी। ये कैपिलैरिटी एक्शन जो है ना, ये बड़े काम की है। जैसे ये जो सभी प्रकार की वनस्पतियां है, ट्रीज, यहां पे जो है ना, देखो आपको पता है ट्रीज की जड़ें, है ना, रूट्स ऑफ द ट्रीज आर इनसाइड द सॉइल, और यहां से ये रूट्स, है ना, सॉइल से वाटर का एब्सॉर्प्शन करके किधर तक पहुंचाते हैं, लीव्स, या फिर, है ना, ये लीव्स की तरफ जाता है यहां से सॉइल के अंदर से। तो वो जो ट्रांसपोर्टिंग का फिनोमिनन है ना, ये जो ट्रीज के अंदर ये जो मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लेके लीव्स तक, तो वो पूरा कैपिलैरिटी के एक्शन पे बेस्ड है ना। छोटे छोटे झाइलेम और फ्लोएम रहते हैं ट्रीज के अंदर, छोटी छोटी, है ना, तो वहां पे वो धीरे धीरे चढ़ते जाता है, ठीक है ना। इवन जो हम लोग घर में दिए लगाते हैं, वो दिए का भी फिनोमिना कैपिलैरिटी के ऊपर डिपेंड है ना। हम लोग कोई तो भी ऐसा धागा, ये कॉटन का बोलिए या फिर किसी कपड़े की ऐसी हम लोग लव बनाते हैं, और वो लव वहां पे तेल में छोड़ देते हैं, है ना, तो वहां पे धीरे धीरे ऑयल चढ़ते जाता है, बराबर है कि नहीं। तो ये हो गई हमारी कैपिलैरिटी एक्शन। तो काफी काम की एक्शन है ये बेसिकली। तो हमको डेरिवेशन में बेसिकली क्या निकालना है
कि एक्सप्रेशन फॉर राइज इन द कैपिलैरिटी, है ना, मतलब आपने ऐसे लिक्विड में डुबाए जहां पे लिक्विड मान के चलो आपने वाटर के टाइप का लिक्विड लिया, है ना, जो सॉलिड को गीला कर सकता है, और यहां पे कैपिलैरिटी ट्यूब आपने डुबाए, कैपिलैरिटी ट्यूब इंसर्ट किए, तो जैसे मैंने अभी अभी बताया कि अपने आप ही उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड वो वाटर ऊपर आना चालू हो जाएगा और एक सर्टेन हाइट तक आ जाएगा, है ना। तो ये कितने, क्योंकि ऊपर ही जाते रहेगा ऐसा नहीं है ना, तो कितने हाइट तक ये वाटर राइज होगा, इस H का फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है हमको? एक्सप्रेशन फॉर राइज, मतलब कितने हाइट से वो लिक्विड राइज होगा, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्यों राइज होगा, है कि नहीं। और सेम फॉर्मूला फॉल के लिए भी लागू है ना, राइज के लिए लो या फिर फॉल के लिए लो। कोई कोई जो लिक्विड्स है जो सॉलिड को गीले नहीं करते, वहां पे कैपिलरिटी ट्यूब डुबाएंगे तो वहां पे ऐसा नीचे चला जाता है लिक्विड, तो वो सेम फॉर्मूला उसके लिए भी लागू है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर राइज इन द कैपिलैरिटी, इसी को एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोगों ने लिक्विड लिया, लिक्विड के अंदर हम लोगों ने कैपिलरिटी ट्यूब इंसर्ट की, तो उस कैपिलरिटी ट्यूब के अंदर वो लिक्विड ऊपर आने लगा, तो कितने हाइट तक ऊपर आएगा, उस H का फॉर्मूला निकालना है। देखो अभी क्या हुआ होगा यहां पे, अभी देखो, आपको समझने के लिए ये कैपिलरिटी ट्यूब बहुत बड़ी निकाली है ना, इतनी बड़ी नहीं रहती, कैपिलरिटी ट्यूब का डायमीटर बहुत ही कम रहता है, ठीक है ना, लेकिन अभी समझने के लिए आसानी हो इसलिए ये मैंने थोड़ा सा बड़ा निकाला है, ठीक है। तो देखो एक तो सिंपल सी बात है, कैपिलरिटी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद इसके अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, H हाइट ऊपर चढ़ा यहां तक, तो जैसे जैसे ये लिक्विड ऊपर चढ़ते जाएगा उसका जो वेट है ना, कोई भी चीज जो ऊपर जाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसका वेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में कोई तो फोर्स है, बराबर है कि नहीं। अपने आप ही थोड़ी ना लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, है ना, न्यूटन का नियम है, जिस दिशा में मोशन हो रहा है उस दिशा में फोर्स होना ही चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो ये अगर लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में कोई तो भी फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से ये लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है ना। और ये कब तक ऊपर चढ़ते रहेगा, कब तक ऊपर चढ़ते रहेगा, है ना, कितने हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, जब तक, है ना, जैसे जैसे ये लिक्विड ऊपर चढ़ते जाएगा, है ना, वैसे वैसे इसका वेट जो है mg वो नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, है ना, जैसे जैसे ये लिक्विड ऊपर की तरफ है उसका वेट जो है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का उस लिक्विड के कॉलम का वेट और अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वो लिक्विड ऊपर चढ़ रहा था, ये दोनों बराबर बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो फिर वो वाटर या फिर लिक्विड ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा, है ना, उस हाइट तक वो चढ़ेगा। कौन से हाइट तक वो ऊपर जाएगा? H हाइट तक। कैसे निकलेगी ये H हाइट, है ना, ये जब आप कैपिलरिटी ट्यूब इस लिक्विड में इंसर्ट करते हो तो कोई तो भी ऐसा फोर्स आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, जिस फोर्स की वजह से ये वाले ट्यूब के अंदर लिक्विड चढ़ना चालू हो जाएगा, और कौन से हाइट तक आके रुक जाएगा? ऐसे पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ऐसे हाइट पे आके रुक जाएगा कि इस लिक्विड कॉलम का वेट, है ना, जितना भी लिक्विड ऊपर चढ़ा उसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो फोर्स जो उसको ऊपर जाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेट, ये जब बराबर दोनों बैलेंस हो जाएंगे तब वो लिक्विड रुक जाएगा, और वो होगी हमारे लिए हाइट H, ठीक है। तो इतना तो समझ गया आपको, है ना, कि हाइट H कैसे निकलेगी, कि ये ऊपर जाने वाला फोर्स और इस कॉलम का वेट mg ये बराबर से बैलेंस हो गए तो आपको H हाइट मिल जाएगी। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह भी है कि ऊपर की डायरेक्शन वाला फोर्स है, 100% है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स यहां पे है ना, इसी की वजह से तो वो लिक्विड ऊपर जा रहा है। तो वो फोर्स कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है वो फोर्स? वो फोर्स आ रहा है सरफेस टेंशन की वजह से।
सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्सेस आते हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो फोर्स है वो, क्योंकि दूसरा कोई चांस ही नहीं है क्या कुछ दूसरा सिस्टम में? कुछ भी नहीं है। लिक्विड है, लिक्विड का ये फ्री वाला सरफेस है, तो लिक्विड के फ्री के सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन के फोर्सेस रहते हैं, तो वही सरफेस टेंशन का अनबैलेंस्ड फोर्स, सरफेस टेंशन का अनबैलेंस्ड फोर्स वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, और उस फोर्स की वजह से लिक्विड ऊपर चढ़ने लगता है कि नहीं? तो ये जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है वो किसकी वजह से आया? वो सरफेस टेंशन के जो फोर्सेस है ना, वो जो सरफेस टेंशन का अनबैलेंस्ड फोर्स है ऊपर की दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से ये वर्टिकल अपवर्ड फोर्स आया। ठीक है, देखो हम लोगों ने देखा था कि ये जो लिक्विड है जो सॉलिड को वेट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो सॉलिड को वेट कर सकते हैं, जैसे वाटर हो गया ये, तो इनका जो मेनिस्कस है, मतलब इनका जो फ्री सरफेस है, ये कुछ इस प्रकार से रहता है। देखो बराबर है कि नहीं? ऊपर से देखोगे तो कॉनकेव रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते कि नहीं उनका सरफेस, ठीक है ना। तो यहां पे अगर सरफेस टेंशन के फोर्सेस निकालेंगे हम लोग इसके सरफेस के ऊपर, तो देखो ये इस प्रकार के सरफेस टेंशन के फोर्सेस आते हैं, ये चारों दिशाओं में रहेंगे, ऐसे ये ऐसे इधर इधर, ठीक है ना, ये चारों दिशाओं में रहेंगे, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। अभी ये 3D में मुझको जमाते नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये देखो यहां पे समझेगा, ये वाला जो सरफेस है लिक्विड का फ्री सरफेस, जो ऐसा कर्व है, तो हम लोगों ने देखा था कि सरफेस टेंशन के फोर्सेस हमेशा टेंजेंशियल टू द सरफेस रहेंगे, बराबर कि नहीं? सरफेस के ऊपर रहते हैं वो, तो टेंजेंशियल टू फोर्स, टेंजेंशियल टू सरफेस मतलब ये इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है ना। तो ये होंगे तुम्हारे सरफेस टेंशन के फोर्सेस, ये जो लिक्विड है ना, इसके चारों दिशाओं में रहेंगे बेसिकली ऐसे फोर्सेस, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये अगर फोर्सेस है सरफेस टेंशन की वजह से, तो ये चारों तरफ के सरफेस टेंशन के फोर्सेस का, है ना, देखो ये लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना। अभी यहां पे मेरे को 3D में जमाते नहीं आ रहा, देखो मैं यहां पे बराबर जमाता हूं, ये है लिक्विड का फ्री सरफेस, ठीक है, तो ये हो गए मेरे सरफेस टेंशन के फोर्सेस, है ना। ऐसे चारों दिशाओं में होंगे, जहां जहां पे ये लिक्विड है ऐसा सॉलिड को टच करते हुए, वहां पे ऐसे चारों दिशाओं में होंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस है, इनके हम लोग दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड और एक ये हॉरिजॉन्टली, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जैसे चारों दिशाओं में सरफेस टेंशन के फोर्सेस रहेंगे, जैसे यहां पे दिखा रहा हूं मैं, तो सभी के ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये ऐसे आएंगे, सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लाइक दिस, लाइक दिस। तो सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। सभी जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस है जो ऐसे टेंजेंशियली आ रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है ना, हर एक इसके सरफेस के ऊपर, हर एक के ऊपर, है ना, चारों दिशाओं में आएंगे। अभी चारों दिशाओं में दिखाना मेरे को यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा 3D में, तो ये देखो ये इस प्रकार से आएंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस है, उनके हम लोग दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो सभी के ना ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल अपोजिट होके कैंसल हो जाएंगे, बराबर है। जैसे ये दोनों का मैंने दिखाया, वैसे यहां पे इन दो पॉइंट्स पे जो होंगे सरफेस टेंशन के फोर्सेस, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होंगे। वैसे ही यहां पे जो इन दो पॉइंट्स पे जो होंगे सरफेस टेंशन के फोर्सेस, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होंगे, ठीक है ना। तो सभी सरफेस टेंशन के फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलके कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री की वजह से चारों सर्कुलर दिशाओं में, चारों दिशाओं में ऐसे 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 वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बनेंगे, और सभी का वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होते जाएगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे दोनों का मैं दिखाता हूं, है ना, ये दो पॉइंट्स अगर लेते आप लोग, तो सरफेस टेंशन का फोर्स ये ऐसा है दो पॉइंट्स पे, तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इनका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल अपोजिट कैंसल, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होंगे, ठीक है। सिमिलरली ये दो पॉइंट लेते हो तो इनके भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड। तो हर एक पॉइंट पे ये जो सर्कल है
है ना, जहां जहां पे लिक्विड ये ग्लास को टच हो रहा है, ये पूरे सर्कल पे ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन के सरफेस टेंशन के फोर्स रहेंगे और उसी के कारण वो लिक्विड धीरे 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 ऊपर चढ़ाते जाएंगे। बराबर है। तो कौन है ये लिक्विड को ऊपर चढ़ाने वाला फोर्स? सरफेस टेंशन का फोर्स है। सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या हो गए? कैंसल हो गए। बराबर है। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्सेस है वो फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट है ना। और सरफेस टेंशन के फोर्सेस क्यों आते हैं ये भी हमने देखा था, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्यों रहेंगे, टेढ़े क्यों रहेंगे सरफेस टेंशन के फोर्सेस? क्योंकि ये लिक्विड सॉलिड को वेट कर सकता है ना। तो ये इस प्रकार से कॉनकेव नेचर में इसका लिक्विड का सरफेस रहेगा। तो यहां से जब आप सरफेस टेंशन के फोर्स निकालोगे, है ना, सरफेस टेंशन के फोर्सेस हमेशा टेंजेंशियल टू द सरफेस रहते हैं, सरफेस के ऊपर रहते हैं वो, है ना। तो सरफेस ही ऐसा है तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, जैसे ये दो साइड से इधर, है ना। तो ये ऐसे हर एक जहां जहां पे ये लिक्विड ग्लास को टच है, चारों दिशाओं में इस प्रकार के फोर्सेस रहेंगे। अभी मेरे को सिर्फ दो ही ये वाला अच्छे से दिखाने को जम रहा है, लेकिन ये आप याद रखो चारों दिशाओं में रहेंगे लाइक दिस, ठीक है ना, ये चारों दिशाओं में रहेंगे। और सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसल, सिमेट्री की वजह से। और सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड। तो ये जो सभी का वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा, ठीक है, सभी का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा, ठीक है ना, वो करेगा लिक्विड को ऊपर आने में मदद, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सभी के हो जाएंगे कैंसल, ठीक है। तो कितना होगा ये सरफेस टेंशन का फोर्स? T इक्वल टू एफ बाई एल। अभी ऐसे पूरे लिक्विड का ये जो गोल गोल मेनिस्कस है ना, जहां जहां पे ये लिक्विड ये वाले कैपिलरी ट्यूब को टच करता है, वहां वहां पे ये ऐसे फोर्सेस है। तो सभी को हम लोग कंसीडर ना करते हुए पूरा टोटल फोर्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन के फोर्स का फॉर्मूला है एफ बाई एल, मतलब एफ इक्वल टू टी इंटू एल, बराबर है। तो ये सभी फोर्सेस लेते हैं जो जो ये है ना, ये जो वाटर का सरफेस जहां जहां पे देखो इस प्रकार से ये वाले ग्लास के ट्यूब को, है ना, जहां जहां पे वो वाटर ग्लास के ट्यूब को टच कर रहा है, वो हर जगह पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस है, ठीक है ना। तो ये देखो ये वाला मेनिस्कस वाटर का, ठीक है, तो ठीक है, तो T इक्वल टू एफ बाई एल, तो F इक्वल टू टी इंटू एल। तो L कितना ले लेते हैं? L ये वाली लेंथ ले लेते हैं, है ना। पूरा जो वाटर जहां जहां पे वो कैपिलरी ट्यूब को टच कर रहा है, वहां वहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स है, ठीक है ना। तो कहां तक टच कर रहा है वो? ये पूरे सर्कल में टच कर रहा है, ठीक है ना। तो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस मान के चलो R ले लेते हैं। तो टोटल फोर्सेस जो हो जाएंगे, ये पूरे फोर्सेस मिला के टोटल फोर्सेस ये हो जाएंगे T इंटू 2πr। तो इतना हो जाएगा टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। 2πr क्यों लिए समझ में आ गया, है ना, क्योंकि सरफेस टेंशन के फोर्स का फॉर्मूला है T इंटू एल, है ना। और L कितना है अपना? ये कंप्लीट सर्कल। क्यों? क्योंकि वहां पे बराबर सर्कल में, है ना, वो जो लिक्विड है वो जहां जहां पे कैपिलरी ट्यूब को टच करता है वो पूरी लेंथ ली है हमने। तो कैपिलरी ट्यूब तो सर्कुलर है जिसकी रेडियस R है, इसलिए वो लेंथ ली है हमने 2πr। तो टोटल फोर्स जो हो जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से वो हो जाएगा T इंटू 2πr, ठीक है ना। तो अभी इस डायग्राम में ना मैंने एक ही सिंगल फोर्स दिखाया है, तो आपको ये समझना है कि ये टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स है, ठीक है ना, ये ऐसे न दिखाते हुए, ठीक है ना, सभी को मिलके एक ही फोर्स बनाया है। तो ये सरफेस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये अगर थीटा है, ठीक है ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा F साइन थीटा। और ये जो F साइन थीटाज है ये सभी के एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं? कैंसल हो गए हैं। बताया मैंने अभी, है कि नहीं। यहां पे जो फोर्स रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां पे जो फोर्स रहेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल अपोजिट कैंसल, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऐड।
सिमिलरली ये दो पॉइंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, तो सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके कैंसिल हो गए और सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड होके क्या मिला मुझको, F cos थीटा। ठीक है ना। तो डायग्राम में ना मैंने एक ही फोर्स निकाला है टोटल, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो इधर भी ऐसा निकाल सकते लाइक दिस, है ना, लेकिन मैंने डायग्राम में सिर्फ एक ही निकाला है। तो हमको कौन सा कंपोनेंट काम का है, F cos थीटा, क्योंकि यह है वर्टिकली अपवर्ड जाने वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो देखो अब तक क्या क्या हुआ, मैं फिर से बता देता हूं। हमारे पास है कैपिलरी ट्यूब, उस कैपिलरी ट्यूब को मैंने लिक्विड में डुबाया तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड ऊपर आना चालू हो गया। मैं ये देख रहा था कि क्यों ये ऊपर आ रहा है, तो मुझे आंसर मिला सरफेस टेंशन के फोर्सेस में। सरफेस टेंशन के फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से वो लिक्विड ऊपर आ रहा है, तो इसलिए पहले सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिखा है ना। सरफेस टेंशन के फोर्सेस का फॉर्मूला कितना है, T इंटू लेंथ, और टोटल लेंथ मैंने ली ये वाले कैपिलरी ट्यूब का पूरा सरकमफरेंस। क्यों, क्योंकि वाटर जहां जहां पे लगे हुए है अंदर से वो पूरी हो गई, उसके लिए ये वाली लाइन है ना, यहां पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस आएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने L लिया 2πr, तो इतना हो गया टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स। तो इसका सिर्फ मुझको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जाके वो कैंसल हो गए। ठीक है, तो ये अगर थीटा है, और ये थीटा क्या है रे, ये थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ कांटेक्ट, है कि नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो ना, ये देखो देखो देखो, ये है ऐसा इसका मेनिस्कस, ठीक है, डालो इसको टेंजेंट लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है ये टेंजेंशियल ही तो रहता है, मतलब टेंजेंट ही रहता है, तो ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं आप लोग, the angle between the tangent drawn to the liquid surface at the point of contact and the solid surface is nothing but angle of contact। तो ये अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, ये देखो ना वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है ना, थीटा मतलब कोई भी एंगल नहीं है, ये थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से ये फोर्स लिक्विड के सरफेस को टेंजेंशियल है, ठीक है ना, और इसकी टेंजेंट और ये वाला साइड, ये वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट अकॉर्डिंग टू अवर एंगल ऑफ कांटेक्ट डेफिनेशन। तो भैया ये अगर थीटा है ना, ये लाइन को ही मैंने ऐसा इधर एक्सटेंड किया था, ठीक है ना, तो ये जो फोर्स की लाइन है ये तो इस मेनिस्कस को टेंजेंशियल है, लिक्विड सरफेस को टेंजेंशियल है, ठीक है ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा। तो ये अपना जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो चलो F साइन थीटा ये है ऊपर ढकेलने वाला फोर्स, और कब तक ढकेलेगा वो, है ना, ये टोटल फोर्स नहीं हो गया। तो F cos थीटा ये ऊपर ढकेलेगा लिक्विड को, और कब तक, जब तक ये लिक्विड के कॉलम का वेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेट इस अपवर्ड फोर्स के साथ कैंसल नहीं हो जाता तब तक वो लिक्विड ऊपर जाते जाएगा, है ना। तो मान के चलो ये लिक्विड h हाइट तक ऊपर गया, है ना, तो उस समय का उसका वेट इक्वल हो जाएगा F cos थीटा के साथ, तो फिर ये लिक्विड ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो F cos थीटा इक्वल टू mg, क्यू लिखे समझ में आ गया। ठीक है, F का फॉर्मूला लिख लो, F मतलब किसका फोर्स है, सरफेस टेंशन की वजह से का फोर्स, क्या लिखे थे फॉर्मूला, T इंटू 2πr, ठीक है, cos ऑफ थीटा mg। ठीक है, देखो अभी यहां पे ना हाइट नहीं आ रही है अभी तक, ठीक है ना, तो हाइट कहां पे छुपी होगी रे, हाइट मैं कहां से लिख सकता हूं, देखो इस मास को ना मुझको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा तो हाइट मिल जाएगी। देखो मैंने बहुत बार बताया है कि जो भी न्यूमेरिकल रहते हैं लिक्विड से रिलेटेड, वहां पे कभी भी लिक्विड का मास नहीं दिया रहता, उसकी डेंसिटी दी रहती। ठीक है, तो चलो मास को मैं डेंसिटी के फॉर्म में लिख लेता हूं, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है कि नहीं, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाला जो लिक्विड कॉलम है जो ऊपर चढ़ा, इसका मुझको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मास उसी का है, पूरे लिक्विड का मास नहीं है, है ना, जो लिक्विड
कैपिलरिटी ट्यूब के अंदर चढ़ा उसी का मास चाहिए मुझको, है ना, उसी का वेट बैलेंस हो गया अपवर्ड फोर्स के साथ। तो ये सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल ट्यूब है ये, ठीक है ना। तो रो इंटू वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना, ये जो लिक्विड है ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर h हाइट के ऊपर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर h है कि नहीं, h हाइट ऊपर चढ़ा है ये, तो आ गया कि नहीं h अभी, ठीक है। तो मास को हम लोग कैसा लिखेंगे, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वेयर h, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वेयर h, ठीक है। और ये g जैसा का वैसा, ठीक है। अभी देखो एडजस्ट करो, h का फॉर्मूला अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल, ये r कैंसिल, ये एक r स्क्वेयर का r कैंसिल, ठीक है। और क्या बचेगा रे, ठीक है, h चाहिए मुझको, ठीक है। तो इधर बचेगा t cos थीटा, 2t cos थीटा इक्वल टू रो एच जी, ठीक है। तो h चाहिए मुझको, तो h मिलेगा 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द राइज इन कैपिलैरिटी, कितने हाइट से वो लिक्विड राइज करेगा उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज h, कितने हाइट से वो लिक्विड ऊपर आएगा, व्हाट इज t, इस लिक्विड का सरफेस टेंशन, व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा, यहां पे एक्यूट रहेगा, 90 के नीचे रहेगा, क्योंकि ये लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है मतलब सॉलिड को वेट कर रहा है, गीला कर रहा है, तो थीटा एक्यूट रहेगा। रो मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी, आर मतलब ये जो कैपिलरिटी ट्यूब है उसकी रेडियस, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो H इक्वल टू 2t cos थीटा रो आर जी, है ना। तो ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, 2tc रो आर जी, ऐसा याद रखो, है ना। देखो 2tc RRG ऐसा याद रखो, 2tc, सी मतलब cos थीटा, आर मतलब पहला आर मतलब रो, दूसरा आर मतलब आर, और जी मतलब ये जी, है ना। तो ऐसे नेमोनिक्स बना के याद रखोगे तो जल्दी फॉर्मूले याद होंगे, 2tc RRG, 2tc RRG, ठीक है। तो 2t cos थीटा रो आर जी, ठीक। और इसी फॉर्मूले से ना आप सरफेस टेंशन भी निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन को इधर लेके आ जाओ, तो ये बनेगा h रो आर जी अपॉन 2 cos थीटा, तो इसी फॉर्मूले से आप सरफेस टेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ पैराफिन ऑयल, डेंसिटी निकालनी है आपको इन अ ग्लास कैपिलरिटी ऑफ डायमीटर, डायमीटर 0.25 mm दिया है, mm मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। कभी भी क्वेश्चन ऐसा यूनिट में सॉल्व करना, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन से, तो है ना। तो डायमीटर इतना दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2, मतलब 0. है ना, 0.25 को डिवाइड बाई 2 करो, 125 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, इतनी है कैपिलरी ट्यूब की रेडियस। सरफेस टेंशन भी दिया है 0.0245, और सरफेस टेंशन फोर्स पर मीटर मतलब न्यूटन पर मीटर, तो देखो न्यूटन पर मीटर ही है, स्टैंडर्ड यूनिट है। हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का h दिया है, मतलब 4 इंटू, हमको लेंथ मीटर में चाहिए रहती है, तो 10 टू द पावर -2 मीटर। एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दिया है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, ये 280 नहीं है, ये बेसिकली 28 डिग्री है, ये राइटिंग लिखते समय मिस्टेक हो गया। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दिया है 28 डिग्री, और जी की भी वैल्यू दी है, मेरे ख्याल से सब कुछ दिया है ना। बस फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। क्या है फॉर्मूला h का फॉर्मूला क्या है, अभी देखे थे हमने, 2t cos ऑफ थीटा अपॉन RRG, मतलब रो आर जी, ऐसा है h का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में सभी चीजें दी है, आपको डेंसिटी निकालने को बोला है, तो चलो डेंसिटी को इधर ला लो, तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन HRG हो जाएगा, सभी वैल्यूज रखो, ठीक है ना। तो t की वैल्यू दी है, कितनी दी है 0.0245,
कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 28 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आर, आर मतलब कैपिलरिटी ट्यूब की रेडियस, डायमीटर दिया था, रेडियस कितनी है 0.125 10 टू द पावर -3, बराबर, ये हो गई आर। एच, एच कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो ये हो गई मेरी एच, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.04, है ना। ऐसा 0.04 नहीं लिखे, 10 टू द पावर -2 भी लिखे तो भी चलेगा, और g इज 9.8। तो बस ये कैलकुलेशंस आपको लॉग बुक यूज करके, है ना, सॉल्व करते जाना है लॉग बुक यूज करके, ठीक है ना। और लॉग बुक यूज करने के बाद जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लेना, यहां तक जैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है ना। यहां पे फिर लॉग बुक अप्लाई करना, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, एंटी लॉग लेके आपको आंसर फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक एमसीक्यू देख लेते हैं, ये सिंपल सा है। हाँ, लास्ट को ये रहा था, अ लिक्विड राइजेस इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट 2.5 सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कोई तो भी एक टेम्परेचर पे कितने हाइट पे चढ़ रहा है लिक्विड 2.5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू है 2.5। इफ अनदर ग्लास कैपिलरिटी ट्यूब, मतलब ग्लास से ही बनी हुई दूसरी कैपिलरिटी ट्यूब, है ना, हैविंग रेडियस हाफ ऑफ द अर्लियर ट्यूब, मतलब पहले कैपिलरी ट्यूब से दूसरे की रेडियस हाफ है और सेम लिक्विड में डुबाया है, तो क्वेश्चन में बोला है कि वो वहां पे कितने हाइट तक लिक्विड ऊपर जाएगा, बराबर है। तो चलो एच का फॉर्मूला याद करो, एच इक्वल टू क्या था, हाइट ऑफ कैपिलरी 2t कॉस ऑफ थीटा, आर आर जी मतलब रो आर जी। तो ये वाले क्वेश्चन में सभी चीजें कांस्टेंट है, लिक्विड कांस्टेंट है, मतलब, है ना, लिक्विड कांस्टेंट है, मतलब जिस लिक्विड में ग्लास को डुबाया है वो लिक्विड सेम है, मतलब सरफेस टेंशन सेम, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम, डेंसिटी सेम और ग्रेविटी तो सेम ही है, ठीक है ना। सिर्फ दो अलग अलग ग्लास की कैपिलरी ट्यूब ली है जिसकी रेडियस अलग अलग है, तो इसका मतलब ये सभी कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं H इज कांस्टेंट अपॉन R, मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं मैं, ये फॉर्मूले के ऊपर से, ये क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से, इस क्वेश्चन में सभी चीजें सेम दी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ कैपिलरिटी ट्यूब की रेडियस बदली है, लिक्विड भी सेम है, वो जो कैपिलरिटी ट्यूब का मटेरियल है ग्लास वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट। तो क्या होगा, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R फॉर्मूले के हिसाब से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब H1 बाय H2 इक्वल टू R1 बाय R2 की R2 बाय R1, R2 बाय R1 इनवर्सली है तो उल्टा कर देना अगले वाले का रेशो, तो R2 बाय R1, ठीक है। तो पहली हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, तो दूसरी हमको निकालनी है, ठीक है। पहली रेडियस है मान के चलो R1, ठीक है। तो क्या बोलती है, इफ अनदर ग्लास कैपिलरी ट्यूब हैविंग रेडियस हाफ ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये R2 जो है ये पहले के कैपिलरिटी ट्यूब की रेडियस की आधी है, हाफ ऑफ द प्रीवियस, है ना, मतलब R2 की वैल्यू है हाफ ऑफ द R1, ठीक है। तो R1 R1 कैंसिल, 2.5 H2 इक्वल टू 1.2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H2 इक्वल टू डबल ऑफ 2.5, है ना, जाहिर सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस आधी होगी, मतलब H क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो डबल कितना है 2.5 का डबल 5 सेंटीमीटर, सिंपल। तो ये वाला पेज नंबर बराबर देख लेना।